बड़े अजीब दौर में हम रह रहे हैं। आज 14 साल हो गए हैं निर्भया कांड को, और उसके बाद आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं कि जहां पर जो भी अपराधी हैं उनको बाकायदा ये सिस्टम पूरा संरक्षण देने के लिए मौजूद है। अगर वो सत्ता पक्ष के हैं, बाहुबली तबकों से आते हैं, ठीक है, रिसोर्सफुल तबकों से आते हैं, और वहीं पर जो सरकारें, जो सत्ता पक्ष बड़े बड़े चुनावी वादे करके आते हैं पावर में, वो कुछ दिनों बाद उन्हीं शोषितों की आवाज़ उठाने वाले, अपने दर्द की आवाज़ उठाने वाले लोगों को आज कॉकरोच बोल रहे हैं। आज हम उस समय में खड़े हैं कि जो हक की आवाज़ कर रहा है, जिसको ये सिस्टम सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, रोज़गार नहीं दे पा रहा है, शिक्षा नहीं दे पा रहा है, शिक्षा लेने के रास्ते में जहाँ पर 3 साल के बच्चे के साथ रेप हो जा रहा है, जहाँ एक महिला के साथ, यही सरकारें उसको बोल रही हैं कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के नाम पर, जहाँ पर यही दिल्ली की सरकार कहती है कि अब महिलाएं 2-2 शिफ्ट काम कर सकती हैं, नाइट शिफ्ट काम कर सकती हैं, वहीं रात में महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रोवाइड करने की इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तभी एक महिला का नांगलोई जैसे इलाके में 7 किलोमीटर तक एक बस बिना किसी सस्पिशियस फ्लैगिंग के 7 किलोमीटर तक घूमती रहती है, और उसके साथ गैंगरेप होता है। 3 साल की बच्ची जो स्कूल जाती है, स्कूल को आप एक सेफ स्पेस समझते हैं? कौन माँ बाप अपने बच्ची को ये सोचकर स्कूल भेजता है कि उसके साथ इस तरीके का कोई जघन्य अपराध हो सकता है, उसके साथ रेप हो जाता है? तो यहाँ से हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि यही सरकारें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का डंका लगाती हैं, नारा लगाती हैं, और उसी का 95% फंड अपनी ही सरकार का प्रचार करने में खर्च कर देती हैं, उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया? अरे इसी देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके उनको सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उनके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। इस देश में आप अगर महिला हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ठीक है, तो इस देश में सरकारों ने, व्यवस्था ने साफ सीधा हमें ये संदेश हर तरीके से दे दिया है, हमें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा तथ्य हमारे सामने मौजूद है कि सीधा संदेश दिया हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है महिलाएं घर में रहें। और इसी देश में पॉक्सो के केसेस की अगर आप डेटा को उठाकर देख लीजिए, आप किसी कोर्ट में चले जाइए, आप किसी छोटी कोर्ट में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, पॉक्सो के केसेस में 95% से ऊपर के अधिकांश केसेस में जो कॉन्विक्ट है वो परिवार के अंदर का ही व्यक्ति निकल रहा है। कभी पिता निकल रहे हैं, कभी भाई निकल रहे हैं, कभी एकदम सगे संबंधी जो उसी घर में रह रहे हैं। तो क्या आज अपनी बेटियों को ये कहा जा सकता है कि घर में सुरक्षित हैं तो घर में रहिए? ना हम घर में सुरक्षित, ना हम घर में सुरक्षित, ना हम सड़क पर सुरक्षित, ना हम संसद में सुरक्षित, ना इस देश के बाहर के समाज में सुरक्षित। तो यहाँ से हम बहुत विचार तो महिला को वस्तु समझता है इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए आज ये हमारी सरकार से डिमांड सेकेंडरी है। पहली डिमांड जनता से है कि जनता को लामबंद होने की ज़रूरत है। आज जो लोग, जो भी भक्षक हैं और पूरी तरीके से इस व्यवस्था से उन्हें संरक्षण मिल रहा है, उनको एक्सपोज करने की आज ज़रूरत ही नहीं है। आज जनता को और महिलाओं को लामबंद होना पड़ेगा और एक साथ मिलकर ये सारे डिमांड्स उठाने पड़ेंगे। क्यों नहीं दिल्ली की हर महिला के लिए, जो माइग्रेंट मजदूर महिलाएं हैं, सबके लिए बस पास बनना चाहिए? क्यों नहीं बन रहा है? दूसरी चीज़, इसी देश में अभी 14 साल हो चुके हैं निर्भया कांड को, क्यों नहीं अभी भी बसों में ऑडिटिंग हो रही है कि CCTV, GPS, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट गायब हो जाती है, फर्स्ट ईयर की, नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट, सिग्नेचर ब्रिज के सारे CCTV कैमरा नॉन फंक्शनल पाए जाते हैं। तो CCTV कहाँ है विश्वगुरु भारत में? GPS कहाँ जा रहा है विश्वगुरु भारत में? पूछिए। उसके अलावा हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट हो, ताकि बच्चियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे लड़के, अगर आपको लगता है कि केवल लड़कियां सुरक्षित हैं तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे लड़के सब सुरक्षित हों इस समाज में। और हमें सुरक्षित हो सकती है जो आरोपी होते हैं, जो जेल काट कर आते हैं, संस्कार चला जाता है, उन मालाएं पहनाई जाती है, उनका स्वागत होता है। देखिए, साफ सीधी बात यह है कि जिस देश में 14 साल बाद भी अभी तक निर्भया केंद्र नहीं बनाए जा पाए हैं, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स नहीं बने हैं रेप और गैंगरेप विक्टिम्स के लिए, उस व्यवस्था से उम्मीद करना कि वो अपने आप हमें ये सारे चीज़ें मुहैया करा देगी, वो निरर्थक है। जनता को लामबंद होकर ही ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, वरना वो तो पाए जाएंगे यहीं पर कुलदीप सिंह सेंगर या फिर रेपिस्ट और गैंग रेपिस्ट के हक में आवाज़ उठाते हुए मिलेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने यहाँ पर देखा होगा उन्नाव की बेटी फिर से, आप सोचिए, एक तो आप एक नाको चने चबाएं जस्टिस के लिए कि आप जो कॉन्विक्ट है उसको सज़ा हो जाए, और सज़ा होने के बाद आपको फिर से नाको चने चबाने पड़े कि इनकी सज़ा माफ़ ना कराई जाए। तो जस्ट बिकॉज आप सरकार के नियर एंड डियर वंस हैं तो आपकी पूरी सुरक्षा करी जाएगी पहले न्यायिक प्रणाली में, और उसके बाद पूरा सिस्टम लगा रहेगा उनकी सज़ा माफ़ करने में। देखिए, सारे जो नारे हैं महिलाओं के अधिकारों पर, एडवर्टीजमेंट हैं सरकारी, वो सारे खोखले हैं। ये सारी जो इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं, ये पूरी तरीके से उसको
एक्सपोज कर देते हैं कि हमें प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं, हम सब खुद जानते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, हमारी समाज में कोई भी महिला हमारे आसपास किसी भी स्पेस में सुरक्षित नहीं है जब तक हम मिलकर उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए अपनी एक मजबूत पहल, एक अपना मजबूत ज़मीनी संघर्ष और संगठन नहीं बुलंद कर लेते। तो सबसे यही अपील है कि हमारा संघर्ष सिर्फ नांगलोई, जनकपुरी के केस में महिलाओं को न्याय मिल जाए यहाँ तक सीमित नहीं है, सिर्फ सरकारों से अपने अधिकारों को मांगने तक सीमित नहीं है। हमें उस संरचना को बदलना है जहाँ पर महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के जघन्य अपराध और वारदातें खुले आम होती हैं, भयमुक्त माहौल में होती हैं। उस संरचना, उस ढांचे को बदलने तक हमारा संघर्ष जारी है। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि सीजीआई कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच है। देश का मुख्य न्यायाधीश ऐसी बात कैसे बोल सकता है? देखिए, बोल सकते हैं क्योंकि भयमुक्त माहौल में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ जिस समाज में रक्षक ही भक्षक है, वहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स का आना तो बहुत ही लाजमी बात है ना। आप एक बात बताइए, जिन स्टेट्स में बीजेपी हमारी जो केंद्र की सरकार है वो पक्ष में नहीं है, वहाँ पर वो सवाल उठाती हैं, वो वहाँ सरकारों को, विपक्ष को घेरती हैं। पर जहाँ पर वो सरकार में आ जाती हैं, वहाँ पर बाकी सबका सवाल उठना बंद हो जाता है, सबका सवाल करना गैर लाजमी ठहरा दिया जाता है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है, ये कहाँ का न्याय, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर आधी आबादी तो असुरक्षित है ही और सबको यही संदेश दिया जा रहा है कि आप जो है, अगर यहाँ पर कोई अपराधी डोमिनेंट तबके से आता है, सरकार का नियर एंड डियर वन है, तो आसाराम बापू जी हैं हमारे सामने, राम रहीम जी हैं, हर 14 दिन पर उनको पेरोल पर सरकार का चुनाव करने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। और इसी देश में छोटी छोटी बच्चियाँ अपने खिलाफ होने वाले इस तरीके के जघन्य अपराधों के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाने अगर थाने पहुंच जाती हैं, तो वो घटना दोबारा दोहराए जाने की पूरी संभावना उनके साथ वहीं पर मौजूद रहती है। तो इस व्यवस्था को बदलने का पूरा संघर्ष जब तक हम मिलजुल कर संगठित तौर पर नहीं छेड़ेंगे, तब तक ये हालात नहीं बदलने वाले हैं। विचार बना हुआ खासकर, देखिए, मामला सिर्फ विचार का नहीं है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर अगर एक गरीब परिवार जिसमें माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, दोनों 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, तो इन सरकारों ने इतना शोषण कर रखा है, इतनी कम आय पर वो काम कर रहे हैं कि अगर उनका एक बेटा और एक बेटी है तो मजबूरन वो चाहते हुए भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार उसके लिए, बच्ची के लिए नए स्कूल नहीं खोल रही है। आपने पिछले अभी डेटा है 93,000 से ऊपर स्कूल बंद किए जा चुके हैं, मर्ज किए जा चुके हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बोला जा रहा है कि आप जो गाँव के अंदर दूर अगर इलाके में स्कूल है, वहाँ अपनी बच्ची को भेजने में उनको डर लगता है। वो कहते हैं कि यहाँ का स्कूल खराब है, इसको बंद कर देंगे, कई गाँव के लिए एक ही स्कूल खोलेंगे। उस स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियों के लिए अभी भी जाइए, कई प्राइवेट स्कूल हैं, कई सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे अलग से वॉशरूम नहीं है छोटी बच्चियों के लिए। तो पूरी ज़मीन आपने तैयार कर रखी है कि किस तरीके से छोटी बच्चियों का वहाँ पर शिक्षा की जगह शोषण हो सके, किस तरीके से उनको शैक्षणिक प्रणाली से बेहतर ज़िंदगी हासिल कर पाने की उम्मीद से उनके तार काट दिए जाएं। इस समाज में कुछ तो गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। धर्म और जाति पर आधारित जो झगड़े हैं वो हमारी ओवरऑल इंसानियत की लड़ाई को कमज़ोर करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति पर, हम ये नहीं कहते कि भाई कोई ब्राह्मण अच्छा है या भाई दलित अच्छा है, हम कहते हैं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं और सबको ही एक राजनीतिक चेतना के साथ, एक सामाजिक और शैक्षिक चेतना के साथ एकजुट होकर समस्याओं से लड़ने की ज़रूरत है, व्यवस्था से लड़ने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कोई गरीब घर है, गरीब घर में सास बहू लड़ें, भाई भाई लड़ें, बाप बेटा लड़ें, माँ बेटी लड़ें, तो वो क्या उस देश का, उस परिवार का कुछ उत्थान होगा? नहीं। कब होगा? जब वो उस गरीबी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, जब शिक्षा के लिए लड़ेंगे, तभी हमारा कल्याण है। ये मानवता के विरुद्ध आज जो व्यवस्था है, जो मुक्ति संभव तभी है जब जनता खुद अपने बेड़ियां तोड़कर एकजुट होकर, बेड़ियां ये जाति और धर्म की बेड़ियां हैं, इस व्यवस्था की बेड़ियां हैं, पूंजीवाद की बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को तोड़ने की ताकत केवल जनता में है, क्योंकि धनबल और जनबल दो ताकतें हैं। धनबल दिख रहा बड़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं। जिस दिन जनबल खड़ा हो गया उस दिन कितने लोग हैं, गिनती के होंगे, 1 करोड़ होंगे ना सारे धन्ना सेठ, लेकिन लोग कितने हैं? 140 करोड़। लेकिन वो 139 करोड़ लोगों को अपनी ताकत नहीं पता है। वो बेचारे माई बाप इन पूंजीपतियों को समझ रहे हैं, या मोदी जैसे या सीजीआई जैसे या इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा कल्याण कर देंगे। नहीं करेंगे। कल्याण जनता को खुद उठना पड़ेगा, बेड़ियाँ खुद तोड़नी पड़ेंगी। क्या खाली जो बैठ के हमारे कुछ मनीषियों ने बिना संघर्ष किए ये सब अधिकार पा लिए थे?
चाहे वो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर रहे, चाहे नव जागरण काल के मनीषी रहे, क्या उनको थाली में सजाकर सुविधाएं मिली थी? क्या थाली में सजाकर उनको ये अधिकार मिले थे जिन अधिकारों के लिए सैकड़ों साल मजदूरों ने, हजारों साल बल्कि सैकड़ों भी नहीं, मजदूरों ने पसीना बहाया, लाठियाँ खाई, खून बहाया? वो अधिकार आज एक कलम की नोक से इन्होंने ख़त्म कर दिए। 44 कानूनों को 4 कोड में बदल कर अब मजदूरों को कह रहे हैं कि तुम 8,000 पे नौकरी करो, तुम्हें कोई छुट्टी या तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको जनता के बीच में लेकर जाने की ज़रूरत है भाई। इनको केवल हम कुछ बुद्धिजीवियों के पास रहने से काम नहीं चलेगा। ये हर एक मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवान, घर में बैठी महिलाओं को भी ये बताने की ज़रूरत है कि बहनों जागो, खड़े हो, तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन आताताइयों और इन दरिंदों के आगे तुम्हें सीना तान कर सवाल खड़े करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा पुलिस नहीं करेगी, तुम्हारी रक्षा ये व्यवस्था नहीं करेगी, सीजीआई नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोर्ट करता तो अंकिता भंडारी के गुनहगारों को या सेंगर, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को ये जमानत पे छोड़ने की जरूरत नहीं करते। ये कर रहे हैं और इसका विरोध हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, चाहे हमारे बेटे हैं, चाहे हमारे भाई हैं, पति हैं, जो भी हैं, सबको मिलकर अपनी बहनों को, बेटियों को बचाना पड़ेगा, तभी संभव है। और सारी समस्याओं के लिए केवल जनता को लड़े बिना जनता की मुक्ति संभव नहीं है।